नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद बनेड़िया एडवोकेट आपका हमारे चैनल लीगल ट्रायल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाता है, के बारे में। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू है। आईपीसी में ये बताया गया है कि किस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा और किन किन धाराओं में किस अपराध के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय एवं 511 धाराएं हैं, जिनमें विस्तार से सभी प्रकार के दंडों, परिभाषाओं व सजा के प्रावधानों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं आईपीसी की धारा 1 से लेकर 52A तक में क्या क्या प्रावधान है। आईपीसी की धारा 1 में संहिता का नाम और उसके विस्तार के बारे में बताया है, यानी कि इस धारा में इस अधिनियम का नामकरण किया गया है एवं इसका विस्तार पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि यह अधिनियम अनुच्छेद 370 हटने के बाद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर लागू होगा। धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड के बारे में बताती है। आईपीसी की धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के दंड के बारे में वर्णन करती है। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार करती है। धारा 5 में कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। धारा 6 में संहिता की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। धारा 7 में एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव के बारे में वर्णन है। धारा 8 में लिंग, धारा 2 में वचन, धारा 10 में पुरुष और स्त्री, यानी पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है, के बारे में वर्णन करती है। धारा 11 में व्यक्ति शब्द की परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति शब्द में कौन कौन आता है या किस किस को व्यक्ति शब्द में शामिल किया गया है। धारा 12 में लोक के बारे में कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या समुदाय लोक के अंतर्गत आता है। धारा 13 क्वीन की परिभाषा। धारा 14 सरकार का सेवक। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। धारा 17 सरकार। धारा 18 भारत। धारा 19 न्यायाधीश। धारा 20 न्यायालय को परिभाषित करती है, यानी कि इन धाराओं में इनकी परिभाषाएं दी गई है। धारा 21 लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणियों को बतलाती है। ये धारा लोक सेवकों को परिभाषित नहीं करती, बल्कि 12 खंडों के माध्यम से लोक सेवकों की विभिन्न श्रेणियों को बतलाती है। धारा 22 जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। इसमें चल संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जैसे कपड़े, बाइक, पैसे, कैमरा, लैपटॉप आदि को परिभाषित किया गया है, किंतु वह संपत्ति जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जो भूमि से जकड़ी हुई है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर नहीं ले जाया जा सकता, जैसे मकान, पेड़, जमीन, इस प्रकार की संपत्ति इसके अंतर्गत नहीं आती है। धारा 23 में सदोष अभिलाभ यानी रोंगफुल गेन और सदोष हानि यानी रोंगफुल लॉस के बारे में बताया गया है। इससे आशय है कि गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना या किसी तरह की हानि उठाना। जैसे आपने किसी को
50,000 रुपये उधार दे रखे हैं और वह आपके पैसे वापस नहीं दे रहा है। आप उसे फ़ोन करते हो तो वो फ़ोन भी नहीं उठाता है। फिर आप उसके घर जाकर पैसों के बदले में उसकी मोटरसाइकिल उठाकर ले आते हो तो यह सदोष अभिलाप माना जाएगा, क्योंकि आपने अपने पैसों को वसूलने के लिए गलत तरीका काम में लिया है। भले ही आप उससे पैसे मांगते हो, आपको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई विधि के अनुसार करनी चाहिए थी। धारा 24 बेईमानी से, यानी कि किसी को इरादे से जानबूझकर नुकसान पहुंचाना जिससे उस व्यक्ति की हानि हो सके और खुद का लाभ हो सके। जैसे कक्षा में अपने से होशियार विद्यार्थी को पीछे छोड़ने के लिए जानबूझकर कोई गलत कार्य करना जिससे खुद को लाभ और उसको नुकसान हो सके, ये करते धारा 24 के अंतर्गत आता है। धारा 25 में कपटपूर्वक धोखा करके नुकसान पहुंचाने के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 26 में विश्वास करने के कारणों को स्पष्ट किया गया है। धारा 27 में बताया गया है कि यदि आपके पास में कोई गैर या अवैध संपत्ति है और आपकी वह संपत्ति आपकी पत्नी, क्लर्क और सर्वेंट के पास आपने रख रखी है और उसके मालिक आप हैं, यदि कभी वह गैर कानूनी होने के कारण पकड़ में आती है तो उसकी सज़ा आपको होगी एवं उसके जिम्मेदार आप होंगे। धारा 28 कूटकरण यानी नकल। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ या वस्तु की सेम पैटर्न में उसकी हूबहू कॉपी या नकल बिना किसी अधिकार के करता है तो वह आईपीसी की धारा 28 के अंतर्गत गुनाहगार माना जाएगा। धारा 29 में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह पदार्थ जिसके ऊपर कुछ वर्णित किया गया है वो डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कागज पर, मिट्टी पर, दीवार या पत्थर पर कुछ लिखा गया है वह डॉक्यूमेंट्स किस श्रेणी में आता है। धारा 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में वर्णन करती है। धारा 31 विल के बारे में बताती है। विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का घोतक है। धारा 32 कहती है कि जो काम कानूनी रूप से होना चाहिए फिर भी उसको नहीं किया जा रहा है, जैसे आप थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए और थानेदार आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है जबकि उसे रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन वह नहीं कर रहा है, तो ऐसे कार्य धारा 32 के अंतर्गत आते हैं और ऐसी परिस्थिति में आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। आईपीसी की धारा 33 कहती है कि कोई भी जुर्म एक सीरीज में किया गया हो यानी एक श्रृंखला या क्रम में किया गया हो तो ऐसा करते आईपीसी की धारा 33 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 34 बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 34 कहती है कि 3-4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया गुनाह अपराध है, लेकिन इसके अंदर जितने भी लोग शामिल हो, जैसे 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, सबकी सोच समान यानी बराबर होनी चाहिए। उन सबको ये पता होना चाहिए कि हम ये अपराध कर रहे हैं, यानी कि पहले से सोची समझी प्लानिंग। यहाँ पर यह बात बड़ी ही महत्वपूर्ण और ध्यान रखने योग्य है कि धारा 34 कभी भी अकेली नहीं लगती है। यदि चोरी कर रहे हैं तो चोरी के साथ, लूट कर रहे हैं तो लूट के साथ और हत्या कर रहे हैं तो हत्या के साथ लगेगी। यानी कि ये धारा अकेली कभी भी नहीं लगती है, इसके साथ और धारा भी आएगी। धारा 35 में कहा गया है कि आपको कोई भी गुनाह करने से पहले उसकी जानकारी है तो वह धारा 35 लगेगी। धारा 36 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर लापरवाही करना, उस लापरवाही के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो वह आईपीसी की धारा 36 लगेगी। धारा 37 में कहा गया है कि किसी गुनाह में साथ देने वाला भी गुनहगार होगा। इस धारा में आगे कहा गया है कि यह भी आवश्यक है कि कोई गुनाह एक जगह न होकर अनेक जगहों पर हुआ हो। धारा 38 कहती है कि 3-4 व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करने जाते हैं और जो अपराध करने गए थे उसके अलावा ही कोई दूसरा अपराध उनसे हो जाता है तो वह आईपीसी की धारा
38 लगेगी और उनमें से जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार का अपराध किया है वह उस अपराध का दोषी होगा। धारा 39 कहती है कि खुद की इच्छा से कोई जुर्म किया गया हो और उस जुर्म की जानकारी भी उसको हो। धारा 40 में कहा गया है कि यदि खंड 2 और 3 में या अध्याय 4 और 5 के अंदर कहीं भी अपराध शब्द जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये धाराएं लगी हुई है, जैसे धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 ये धाराएं लगी हुई है और अपराध शब्द जुड़ा हुआ है तो सिर्फ सजा मिलेगी। और यदि अपराध शब्द जुड़ा हुआ है और उनमें से कुछ धाराएं ये भी लगी हुई है, जैसे धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441, तो वहाँ पर सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगेगा। धारा 41 ये कहती है कि जहाँ पर आईपीसी ने काम करना बंद कर दिया हो वहाँ पर स्पेशल कानून काम करेगा। धारा 42 में लोकल लॉ के बारे में बताया है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में लागू न होकर किसी एक क्षेत्र विशेष में लागू हो उसे लोकल लॉ कहा गया है। धारा 43 हमें ये बताती है कि इल्लीगल क्या है, यानी कि गैर कानूनी क्या है। धारा 44 हमें इंजरी के बारे में बताती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चोट यानी इंजरी पहुंचाता हो, चाहे वो शारीरिक इंजरी हो या मानसिक इंजरी हो, तो वह धारा 44 के अंतर्गत दोषी होगा। धारा 45 जीवन यानी लाइफ के बारे में बताती है। इसमें कहा गया है कि जहाँ कहीं भी लाइफ शब्द आएगा वह मानव जीवन से संबंधित होगा। आईपीसी की धारा 46 में डेथ के बारे में बताया गया है कि अगर इस संहिता में कहीं पर भी सिंगल रूप में डेथ शब्द आता है तो वह मानव की मृत्यु से संबंधित होगा। आईपीसी की धारा 47 में कहा गया है कि इंसानों को छोड़कर सभी जीवों को एनिमल की श्रेणी में माना जाएगा। धारा 48 में जलयान यानी वेसल के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि पानी के रास्ते से पानी के साधन द्वारा कोई मानव संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाएगी तो वह आईपीसी की धारा 48 के अंतर्गत शामिल है। धारा 49 में कहा गया है कि आईपीसी में या किसी मुकदमे में जहाँ ईयर या मास शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसकी गणना ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से की जानी है। धारा 50 में सेक्शन यानी धारा को परिभाषित किया गया है कि धारा किसे कहा जाता है। धारा 51 में ओथ यानी शपथ को परिभाषित किया गया है कि शपथ किसे कहा जाता है, जैसे नेताओं द्वारा किसी विभाग की शपथ लेना, न्यायालय में शपथ लेना आदि के बारे में आईपीसी की धारा 51 में वर्णन मिलता है। धारा 52 यानी गुड फेथ मतलब कोई भी काम सही ढंग से करना के बारे में धारा 52 वर्णन करती है। धारा 52A हार्बर यानी कि गुप्त शरण देना। इस धारा में कहा गया है कि जो कोई भी किसी अपराध में किसी अपराधी को गुप्त शरण देता है यानी उसको छिपाता है या आश्रय देता है, वो छिपाने वाला व्यक्ति आईपीसी की धारा 52A के अंतर्गत उस अपराध के लिए बराबर का दोषी होगा। इस धारा में आगे कहा गया है कि धारा 157 और 130 के अनुसार यदि पति पत्नी में से यदि पत्नी अपराधी है और पति शरण देता है या पति अपराधी है और पत्नी शरण देती है तो वह अपराधी नहीं माने जाएंगे। यानी कि इस धारा के अकॉर्डिंग पति पत्नी को अपराधी नहीं माना गया है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों पर धारा 52A लागू होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में
अध्याय 1 व 2 के धारा 1 से लेकर 52A के बारे में जानने व समझने का प्रयास किया है। इससे पहले दोस्तों हमने आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं से संबंधित 3 पार्ट बनाए हैं। आप उन्हें भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आईपीसी को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।